Hello everyone, welcome to Pavan Vag Academy. I am Ankita. As usual, your friend. और गाइस आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 14। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में मेंशन किया था प्रीवियस वाले कि हम लोगों के लिए चैप्टर नंबर 14 को बायोमोलिक्यूल्स को डालो, और ये चीज़ अभी से नहीं, ये मुझे लगता है चैप्टर 1 से चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी चैप्टर्स आए थे सभी चैप्टर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कमेंट था कि बायोमोलिक्यूल्स को डालो। तो फाइनली गाइस आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वही वाला चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। यस गाइस, तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 14 स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, बट एक्चुअली ये टफ उतना है ही नहीं, क्योंकि ये चैप्टर को करने के लिए मेरे पास खतरनाक वाले बढ़िया से बढ़िया ट्रिक्स है कि कैसे हम लोग अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर को याद करेंगे, कैसे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करेंगे। ये सारी चीज़ों की मेरे पास एकदम बेस्ट वाली ट्रिक है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग मेरे सारे पुराने प्रीवियस वीडियोस को देखते आ रहे हो उसी तरीके से इस वीडियो को भी ऐसे ही देखते रहो, सारे पार्ट्स को देखो, आपका जो चैप्टर है ना एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर 13 अमीन्स को तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही कंप्लीट कर लिया था। अगर उसको नहीं देखा है तो उसको भी कंप्लीट कर लो, क्योंकि कैसा होगा ना, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते जाएंगे और नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे या कुछ पार्ट छोड़ देंगे तो उससे आपको बाद में पेपर के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि अभी से थोड़ा सिंसियर रहो, नोट्स वगैरह बनाते चलो, सो दैट एग्जाम के टाइम पे आपके नोट्स आपके पास प्रिपेयर रहे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स को। अब पता है दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है ये बायोमोलिक्यूल्स क्या चीज़ है। क्योंकि आप हमको चैप्टर पढ़ाएंगे मैम, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे भी, तो पहले हमको ये तो बताओ भाई ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। अगर बायोमोलिक्यूल्स ही नहीं पता रहेगा तो उसके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जान के क्या करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मॉलिक्यूल produced by living organism is called as biomolecule। ठीक है भाई, मतलब जो भी मॉलिक्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसको आप लोग बायोमोलिक्यूल बोलते हो। जैसे कि अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, और हम लोग ह्यूमन बीइंग भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। मतलब जितने भी आपके टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो भी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं उनके बॉडी में वो रहता है आपका बायोमोलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो प्रोड्यूस कर रहा है आप उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हो। ठीक है, क्योंकि नाम में ही आ रहा है बायो, तो बायो का मतलब आपको समझ गया होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है, राइट, और ये है आपका मॉलिक्यूल। तो जो भी मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है आप उसी को बायोमोलिक्यूल्स बोलते हो। अब जो काम की चीज़ है ना भाई वो ये है कि इस बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आप लोग मेजर किसकी किसकी स्टडी करने वाले हो। तो ज़रा इधर सुनो भाई, बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, लेकिन जो मेजर 3 बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है वो हम लोगों को देखना है। देखो भाई 3 इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल कौन से है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है ना भाई वो देखना क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जो है भाई वो है आपका एक है न्यूक्लिक एसिड, और तीसरा है आपका आई थिंक प्रोटीन्स। यस, ठीक है, तो ये टोटल 3 टाइप के आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बायोमोलिक्यूल्स के सिर्फ ये 3 टाइप्स है भाई, उसके तो बहुत सारे टाइप है, हम लोग स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, इतने सारे टाइप है। लेकिन ये जो 3 टाइप्स है ना ये सबसे मेजर टाइप है, जिसके रिएक्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है।
इनके IUPAC नेम भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका डायग्राम कैसे है, वो सारी चीज़ें भी आपको इस चैप्टर के अंदर में देखने मिलने वाली है। सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो 3 इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है उसमें पहला आपका बायोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। ये सब हम लोग देखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, सब सिस्टमैटिकली एकदम बेस्ट वे में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को, फिर हम लोग देखेंगे प्रोटीन को, और फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को, DNA, RNA, वो सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फिलहाल ये बताया कि जो भी आपका मॉलिक्यूल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और 3 मेजर बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने सबसे फर्स्ट वाले बायोमोलिक्यूल की तरफ जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। चलिए भाई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, और मैंने अभी आपको ये बताया कि 3 इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स कौन से। अब भाई उसी में का सबसे फर्स्ट टाइप जो है आपके बायोमोलिक्यूल का जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज रेडी फॉर कार्बोहाइड्रेट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट की स्टडी को। तो सबसे फर्स्ट टाइप जो आपका बायोमोलिक्यूल का है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया वो है कार्बोहाइड्रेट। वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है भाई, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम बेस्ट वे में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसी को आप लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हो। ठीक है, अब जरा समझते हैं इस चीज़ को कि ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो जो भी आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अल्डेहाइड का कंपाउंड रहता है उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, कोई कीटोन का कंपाउंड रहता है उसमें भी बहुत सारे OH ग्रुप रहते हैं। तो जो भी आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड है या जो भी आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो। ज़रा ध्यान से देखना कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। सपोज मैंने ये वाली चीज़ ली है, ध्यान से देखना भाई, बस सभी लोग इसको देखते जाओ। ठीक है भाई, अब देखो ये आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप है, ये आपका अल्डेहाइड वाला ग्रुप है। देखो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे देखो कितने सारे OH ग्रुप लगे हुए, कितने सारे यहाँ पे OH ग्रुप लगे। देखो एक OH ग्रुप, 1 OH ग्रुप, ठीक है, सेकेंड OH ग्रुप, थर्ड OH ग्रुप, फोर्थ OH ग्रुप, फिफ्थ OH ग्रुप, कितने सारे OH ग्रुप है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि ये कंपाउंड के अंदर में बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। और बहुत सारे का मतलब भी क्या होता है? पॉली। इसलिए आप जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको बोलते हो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि अल्डेहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप के अलावा उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आप उनको क्या बोलते हो? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसे को आप क्या बोलते हो? कार्बोहाइड्रेट। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दिख रहे हैं ना भाई कितने सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो एक्चुअली आपकी शुगर ही है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है भाई उसके तो वैसे बहुत अलग अलग नाम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक्चुअली आपकी शक्कर है। शक्कर, घर में सभी लोगों ने शक्कर देखा है, शक्कर तो भाई सभी को पता है ना, पता है ना, तो वही तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही तो है वो, और क्या है। तो जो शुगर होता है, मतलब जो आपकी शक्कर है, वो भी तो भाई कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन जो शुगर होती है, जो आपकी शक्कर होती है, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सैकरॉन। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है वो एक्चुअली शक्कर ही है, और शक्कर का मतलब ही वो एक्चुअली शुगर ही है। और शुगर को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक नेम जो है शक्कर का, वो है सैकरॉन।
जो ग्रीक के लोग हैं, जो ग्रीक लेटर है उसमें आपके शुगर को मतलब ही शक्कर को सैकरॉन बोलता है। इसलिए देखो क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, तो अब आपको समझ में आया भाई कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स क्यों बोलते हैं। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है वो शक्कर ही है, शक्कर का मतलब शुगर ही है, ठीक है भाई। और शुगर का ग्रीक में नाम क्या है, सैकरॉन। इसीलिए आप कार्बोहाइड्रेट्स को भी क्या बोलते हो, सैकराइड्स। सैकरॉन से कौन सा वर्ड आया, सैकराइड। सैकरॉन से कौन सा वर्ड आया, सैकराइड। तो समझे या नहीं समझे कि जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स है आप उसको और कौन से नाम से बुलाते हो, सैकराइड्स। तो किसी ने अगर सैकराइड का डेफिनेशन पूछा तो ये मत सोचना कि भाई मुझे तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही आता है, सैकराइड तो आता ही नहीं। टेंशन नहीं लेने का भाई, बस दूसरों को टेंशन देने का, खुद नहीं लेने का। यहाँ पे याद रखना सैकराइड ही तो भाई कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना है सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब तीसरी चीज देखो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या जानी। सबसे पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई, सेकंड डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट नाम को देखते हो, ध्यान से देखना भाई, कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोग नाम को देखते हो तो नाम के अंदर में आपको दो चीजें दिख रही है, एकदम ध्यान से देखो। एक चीज दिख रही है आपको कार्बो और एक चीज दिख रही है आपको हाइड्रेट। तो जो भी आपके हाइड्रेट रहते हैं ना कार्बन के, उसका मतलब भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो जरा ध्यान से सुनना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, उसको भी आप कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हो। तो कैसे याद रखोगे, याद रखना भाई, ध्यान से देखो सभी लोग। हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। नाम में ही पूरी कहानी छुपी हुई है, बस देखने के लिए ये चाहिए। हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब जरा इधर ध्यान से देखो भाई, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है ना वो देखो कैसा है, रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहता है, CxH2O Y टाइम्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई इसको, CxH2O Y टाइम्स। देखो H2O का मतलब होता है हाइड्रेट, H2O का मतलब पानी होता है और पानी का मतलब ही आपका क्या होता है, हाइड्रेट। और ये क्या है, कार्बन। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज जो मैंने आपको बताई वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही आपका पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। वहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे OH ग्रुप थे। अब भाई ऐसा मत बोलना कि मैंने देखा नहीं, दिखाया था ना अभी मॉलिक्यूल, बहुत सारे OH ग्रुप रहते हैं, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी। अल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो वो आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड थिंग ये है कि कार्बोहाइड्रेट ही शक्कर है, शक्कर ही शुगर है, और शुगर का ग्रीक नेम सैकरॉन है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को आप लोग सैकराइड के नाम से भी बुलाते हो। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट के नाम में ही क्या आ रहा है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट के नाम में क्या आ रहा है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी, H2O। हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्या हुआ भाई, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए ये तो हुआ आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे आप इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हो। अब हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल लेते, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें उनको बेस्ट वे में क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये है आपका CxH2O Y टाइम्स। देखो सबसे पहला फॉर्मूला मैं क्या ले रही हूँ, ध्यान से देखना, C6H2O 6 टाइम्स। सेकेंड फॉर्मूला देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, C12H2O 11 टाइम्स। और थर्ड फॉर्मूला देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, C6H2O 5 टाइम्स N, ठीक है भाई। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिखा, CxH2O
H2O Y टाइम्स। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि H2O का मतलब होता है हाइड्रेट और C का मतलब होता है कार्बन। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, फिर से देखो, हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब ही क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे भाई, एकदम ध्यान से देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे है C6, तो C कितना है भाई? 6 है, C6, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के नीचे है 2 नंबर और यहाँ पे है 6 नंबर, 6 2 जार कितना होता है? 12, तो हाइड्रोजन आपके कितने रहेंगे? 12। ध्यान से देखो, कार्बन के नीचे 6 है, तो कार्बन के नीचे भाई आपका कितना आया? कार्बन के नीचे आपका नंबर आया 6, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे 2 है और यहाँ पे 6 है, 6 2 जार कितना होता है? 12। अब ज़रा इधर आ जाओ, ऑक्सीजन के नीचे कौन सा नंबर है? 6, तो C6H12O6, ठीक है। और इसी का मतलब आपका क्या होता है? जल्दी से बता दो भाई। C6H12O6 का मतलब ही आपका ग्लूकोज भी होता है और इसी का मतलब आपका फ्रुक्टोज भी होता है। तो C6H12O6 का मतलब भी आपका ग्लूकोज ही होता है, आपका फ्रुक्टोज ही होता है, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि आपने ये इतना सारा काम क्यों किया? डायरेक्टली हमको फॉर्मूला बता देते थे, हम लोग रट्टा मार लेते थे, हो जाता था सही काम। ये सब क्यों बता रहे भाई हमको? सुनो भाई, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ये फॉर्मूला बराबर तरीके से याद नहीं रहता है, सबसे पहला पॉइंट। तो वैसे केस में आपको इतना बड़ा फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद कर लो कि C के नीचे में 6 है और पानी के नीचे में 6 है, तो आप ये फॉर्मूले से अपना फॉर्मूला डायरेक्टली बना सकते हो। अब कुछ लोगों को फॉर्मूला पता है, लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है। वो शॉक हो गए होंगे कि क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, हे भगवान, ऐसा वो लोगों को अभी समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को मैंने इसलिए, ताकि पता चले कि भाई ये ही है आपका कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि चाहे ग्लूकोज लो चाहे फ्रुक्टोज लो, उसमें हाइड्रेट ऑफ कार्बन आता है, इसलिए वो सारे भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। अब ज़रा इधर देखो भाई, अपन लोग सेकंड फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। C के नीचे में कितना है? 12, तो C के नीचे में है 12। चलो अब बात करते हैं हाइड्रोजन के नीचे की। हाइड्रोजन के नीचे में यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 11 नंबर है। 11 2 जार कितना होता है? जल्दी से बता दो भाई, 11 2 जार कितना होता है? 22। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के नीचे में कौन सा नंबर है? 11, ठीक है। तो C12H22O11 का मतलब ही क्या होता है? सुक्रोस होता है, सुक्रोस। इसी सुक्रोस का मतलब शुगर भी होता है, इसी सुक्रोस का मतलब आपकी शक्कर भी होती है, ठीक है भाई। चलिए तीसरी चीज़ मैं बताती हूँ, ये C के नीचे में कितना नंबर है? 6 है, C के नीचे में 6 है। हाइड्रोजन के नीचे में यहाँ पे कितना नंबर है? 2, और यहाँ पे कितना है? 5। 5 2 जार कितना होता है भाई? जल्दी से बता दो। 5 2 जार 10, तो हाइड्रोजन के नीचे में आएगा 10। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के नीचे में कौन सा नंबर आएगा? 5। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये आपका क्या होता है? ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। सबसे पहला पार्ट, कार्बोहाइड्रेट ही आपकी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट ही आपका सैकराइड भी है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम क्या होता है? याद रखना है भाई कि कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही आपका दूसरा नाम है सैकराइड, ठीक है। और तीसरी थिंग मैंने आपको ये बताई कि कार्बोहाइड्रेट का तीसरा नाम क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। आप इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी बोलते हो। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद है तो उससे अपना काम नहीं जमेगा भाई, आपको सभी नाम याद रखने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे आपने तो हमको एग्जाम्पल ही नहीं बताया कार्बोहाइड्रेट के। अरे भाई ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लग जाएगा। ये देखो कितने सारे एग्जाम्पल बताए भाई, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सैकराइड, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट की तो एग्जाम्पल है। क्या होता है इनमें? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। पानी के साथ में कार्बन अटैच होता है। देखो भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे निकाला, स्टार्च का फॉर्मूला कैसे निकाला, तो आपको भी ऐसा ही फॉर्मूला निकालना सीखना है, ठीक है। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द अहेड पार्ट, ठीक है। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को तो एकदम बढ़िया तरीके से समझा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे कैसे उसको अलग अलग वे से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से। अब हम लोग देख रहे हैं आपके आगे का पार्ट जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देके इस पार्ट को समझना भाई, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देख रहे हैं भाई कि कैसे क्या हम लोग आपके कार्बोहाइड्रेट को मतलब ही आपके सैकराइड को क्लासीफाई करते हैं, सैकराइड को क्लासीफाई करते हैं। याद रखना है भाई, अगर आपको किसी ने ऐसा पूछा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड बताओ, तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही सैकराइड होता है। तो अगर क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आया या अगर क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड आया, तो आपको दोनों पॉइंट एकदम बेस्ट में याद रखना है भाई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट है ना या जो भी आपके सैकराइड है ना भाई, उसके टोटल जो मेजर है ना वो 3 टाइप्स होते हैं। टोटल मेजर की बात अगर मैं करूँ तो टोटल मेन उसके 3 टाइप्स होते हैं। वैसे तो टाइप बहुत सारे होंगे, लेकिन हम लोग मेन टाइप की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर है, ठीक है। तो पहला टाइप जो आपका होता है भाई वो होता है मोनोसैकराइड। पहला टाइप होता है मोनोसैकराइड्स। सेकेंड टाइप होता है आपका ओलिगोसैकराइड और थर्ड टाइप आपका पता है क्या होता है, थर्ड टाइप आपका होता है पॉलीसैकराइड्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। अब देखो ये क्लासिफिकेशन आपका किस बेसिस पे कर रखा है, ये क्लासिफिकेशन आपका किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑन हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं तो कैसा उसका नेचर है उस टाइप से हम लोग बताते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सैकराइड या नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट और नेचर ऑफ सैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छे से नोट्स बनाना भाई, ऑन हाइड्रोलिसिस जैसे मैं लिखवा के दे रही हूँ वैसे ही आप लोग लिखो, ठीक है। बुक में प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं दिए, सिर्फ उसने ऐसा ऐसा बताया कि ये इतना इतना देता है, ये उतना उतना देता है, वो इनफ नहीं है। हम लोगों को डेफिनेशन भी तो देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी लिख देंगे कि ये इतना इतना देता है, ये उतना उतना देता है, वो तो बुक है। लेकिन आपको डेफिनेशन के साथ में बताना है इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्टेट बोर्ड पेपर, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सैकराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये हाइड्रोलिसिस क्या है। तो जब भी किसी कंपाउंड का ब्रेकिंग होता है वाटर के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। वाटर के प्रेजेंस में जब भी आप किसी भी कंपाउंड का ब्रेकिंग करवाते हो, लिसिस मतलब ब्रेकिंग करवाते हो, तो आप उस चीज़ को हाइड्रोलिसिस बोलते हो। तो आपकी क्लासीफाई जो आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसके टोटल 3 मेन टाइप्स है, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली ये मोनोसैकराइड क्या होता है। एक बार समझते हैं मोनोसैकराइड क्या होता है, ठीक है। द सैकराइड, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखा के देती हूँ भाई। द सैकराइड which do not hydrolyze are called as monosaccharide। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऐसे सैकराइड जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है उनको आप मोनोसैकराइड बोलते हो। दिमाग में क्वेश्चन आता है मुझे नहीं समझा ये क्या है। अरे भाई जरा इधर देखो, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसके नाम में ही आ रहा है मोनो, उसके खुद के नाम में ही मोनो आ रहा है। अब मोनो का मतलब ही एक है, तो क्या आप एक को तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ेंगे भाई एक को, आप ही बताओ, ध्यान से बताना, ध्यान से। एक जगह पे मैंने 1 लिया, एक जगह पे मैंने 2 लिया, एक जगह पे 3 लिया, एक जगह पे 4 लिया, एक जगह पे 5 लिया। ध्यान से सुनना, क्या आप ये 1 को तोड़ सकते हैं? अरे भाई 1 को कैसे तोड़ेंगे, वो तो ऑलरेडी 1 ही है। हाँ, 2 को हम लोग तोड़ सकते, 3 को हम लोग तोड़ सकते, 4 को हम लोग अलग अलग नंबर में तोड़ सकते। देखो ना भाई, 2 को कैसे तोड़ेंगे, 1 1, 3 को कैसे तोड़ेंगे, 1 1 1, 4 को कैसे तोड़ेंगे, 1 1 1 1, 5 को कैसे तोड़ेंगे भाई, जल्दी से बता दो, 5 को कैसे तोड़ेंगे, 1 1 1 1 1, 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 + 1 + 4। लेकिन जो 1 है, 1 को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते ना भाई। 2 को आप तोड़ सकते हो, 3 को आप तोड़ सकते हो, 4 को आप तोड़ सकते हो, 5 को आप तोड़ सकते हो। क्या आप 1 को तोड़ सकते हो? वो तो अकेला है बेचारा, कैसे तोड़ेंगे उसको, है ना। तो मोनो के नाम में ही तो आ रहा है भाई 1,
मोनो के नाम में ही वन आ रहा है क्योंकि मोनो का मतलब ही वन होता है। तो क्या आप वन को तोड़ सकते हो? तो क्या आप वन का हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो? तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, द सैकराइड विच डू नॉट हाइड्रोलाइज आर कॉल्ड एज मोनोसैकराइड। क्योंकि ऐसे आपके कार्बोहाइड्रेट या ऐसे आपके सैकराइड जिनको आप तोड़ नहीं सकते, जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिनका आप हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक ही है ना, कैसे करेंगे उसको, कैसे तोड़ेंगे, कैसे हाइड्रोलाइज करेंगे? तो ऐसे सैकराइड जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वो आपके क्या होते हैं? मोनोसैकराइड। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, वन को आप कभी भी नहीं तोड़ सकते। अब देखो भाई, आपके मोनोसैकराइड के कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो मोनोसैकराइड के जो आपके एग्जाम्पल रहते हैं वो देखो क्या रहते हैं। ग्लूकोज है आपके मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल, फ्रुक्टोज है आपके मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल भाई। ठीक है, उसी के अलावा आपका राइबोस है मोनोसैकराइड का एग्जाम्पल। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस, ये सब क्या है? ये सब आपके मोनोसैकराइड के ही तो एग्जाम्पल है भाई। अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने को मोनोसैकराइड का तो डेफिनेशन समझ गया क्योंकि उसके नाम में ही वन है और वन को हम लोग तोड़ नहीं सकते, वन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, वन को हम लोग हाइड्रोलाइज भी नहीं कर सकते, तो वो मोनोसैकराइड हुआ। अब मैम आप हमको बताओ, क्या मैं 3 एग्जाम्पल रट्टा मारूं? अगर एक एग्जाम्पल रट्टा मार लिया ग्लूकोज तो चलेगा नहीं क्या? भाई चलेगा तो सही, लेकिन अगर पेपर में MCQ आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मोनोसैकराइड, तो आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ जो लोग ग्लूकोज पढ़ के जाएंगे और मानो ग्लूकोज वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? मानो ऑप्शन में राइबोज आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए आपको ये तीनों जो भी एग्जाम्पल है वो रट्टा मानने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा क्योंकि MCQ कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं बात करती हूँ ओलिगोसैकराइड की, और कि ओलिगोसैकराइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, द सैकराइड, अच्छे से लिखते एकदम बेस्ट वे में, द सैकराइड which on hydrolysis, the saccharide which on hydrolysis gives 2 to 10 units of monosaccharide are called as oligosaccharide। तो आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि ओलिगोसैकराइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसे सैकराइड जो आपको हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 से लेकर 10 तक के मोनोसैकराइड देते हैं। मतलब जरा देखो कैसे, एक बार समझ लो। ओलिसैकराइड का मतलब देखो क्या होता है, जब आप ओलिगोसैकराइड को लेते हो, जब आप ओलिगोसैकराइड को लेते हो और जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही जब आप उसका ब्रेकिंग करवाते हो, तो आपको 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड मिलने के चांसेस है। मतलब ऐसे सैकराइड्स जिनका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, जिनका जब आप ब्रेकिंग करवाते हो, तो आपको 2 से लेकर 10 यूनिट मोनोसैकराइड मिल सकते हैं। ऐसे सैकराइड को आप लोग क्या बोलते हो? ओलिगोसैकराइड। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर याद रखना है कि यहाँ पे आपको 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट मिलते हैं। 2 to 10 ओलिगो के अंदर में। मोनोसैकराइड में 1 है तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होता। ओलिगोसैकराइड में आपको हाइड्रोलिसिस होने के बाद कितने यूनिट मिलते हैं? 2 to 10। याद रखना है 2 to 10 को नंबर को, ये नंबर रट्टा होना चाहिए 2 to 10। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पॉलीसैकराइड की। अब देखो भाई, आप लोग जरा ध्यान से देखना, इसके नाम में ही आता है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। उसके नाम में ही पॉली आ रहा है। पॉली का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे। तो देखो मैं क्या लिखूंगी, ध्यान से देखना, ध्यान से। द सैकराइड, द सैकराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, द सैकराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस gives large number of units, give large number of units of monosaccharide, give large number of unit of monosaccharide are called as polysaccharide। उसी को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम लोग सारे के सारे बोलते हैं
पॉलीसैकेराइड। समझे या नहीं समझे? तो मोनोसैकेराइड मतलब वो सैकेराइड जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मोनो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस। पॉलीसैकेराइड क्या देखा? एक ऐसे सैकेराइड जिनमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड को बना सकते हैं, क्योंकि नाम में ही क्या है, पॉलीसैकेराइड, इसलिए उसका नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड। क्योंकि बहुत सारे मोनोसैकेराइड को वो देता है जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो। लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो याद रखना है लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट को वो देता है, क्योंकि नाम में ही क्या आ रहा है, पॉली, और पॉली का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे। चलो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल देख लो भाई, क्या क्या होता है। पॉलीसैकेराइड का आपका एग्जाम्पल होता है स्टार्च, स्टार्च के अलावा होता है ग्लाइकोजेन, और ग्लाइकोजेन के अलावा ही इसका एक और एग्जाम्पल है सेलुलोज। ठीक है भाई। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ स्टार्च याद कर ले तो हमारा काम जम जाएगा क्या? नहीं। पेपर में अगर एमसीक्यू में आपको पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पॉलीसैकेराइड, और स्टार्च उसमें ऑप्शन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? मानो उसमें ग्लाइकोजेन ऑप्शन आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए आपको ये तीनों एग्जाम्पल रट्टा मारने करके मैंने तीनों एग्जाम्पल लिखे। ठीक है भाई, ये रट्टा मान लो प्लीज। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि मोनोसैकेराइड को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मिलते हैं मोनोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड में कितने मिलते हैं? 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है। अब जो भी आपके ओलिगोसैकेराइड है ना भाई, ओलिगोसैकेराइड के भी टोटल फिर से 3 टाइप्स होते हैं। जरा ध्यान से सुनना कि ओलिगोसैकेराइड के टोटल कितने 3 टाइप्स होते हैं और कैसे हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ओलिगोसैकेराइड के टोटल 3 टाइप्स है। पहला होता है आपका डाइसैकेराइड। पहला क्या होता है भाई? डाइसैकेराइड। सेकेंड होता है आपका ट्राइसैकेराइड। आप लोग ही बता दो भाई। एक है डाई, डाई के बाद आया ट्राई, तो ट्राई के बाद क्या आएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से। टेट्रा। तो लास्ट वाला जो आपका सैकेराइड रहेगा इसके अंदर में वो रहेगा टेट्रासैकेराइड्स। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा भाई कि आपका जो ओलिगोसैकेराइड है उसका पहला टाइप क्या है? डाइसैकेराइड। सेकेंड टाइप क्या है? ट्राइसैकेराइड। और थर्ड टाइप क्या है? टेट्रासैकेराइड। ठीक है। अब जरा इधर सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भाई? आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसके नाम के अंदर में ही डाई आ रहा है, और डाई का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है। याद रखना भाई, डाई का मतलब ही 2 होता है। इसलिए देखो मैं इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगी। द ओलिगोसैकेराइड, देखो भाई डेफिनेशन में कैसे लिख रही हूँ। द ओलिगोसैकेराइड, कोई बता सकता है मुझे मैंने यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड क्यों लिखा? क्योंकि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के टाइप है। ये तीनों के तीनों ओलिगोसैकेराइड के टाइप है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? द ओलिगोसैकेराइड which on hydrolysis gives 2 units of monosaccharides. 2 units of monosaccharide are called as oligosaccharide, are called as disaccharide. ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखना। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसके नाम में ही डाई आ रहा है, इसलिए ये ऐसे ओलिगोसैकेराइड है, ऐसे ओलिगोसैकेराइड है जो आपको 2 यूनिट देते हैं मोनोसैकेराइड की। 2 यूनिट क्यों? क्योंकि नाम के अंदर में ही डाइसैकेराइड आ रहा है ना, इसलिए वो आपको हाइड्रोलिसिस पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूनिट देते हैं मोनोसैकेराइड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, मैं सारे एग्जाम्पल्स आपके एक साथ डिस्कस करवाती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ ट्राई की, तो ट्राई के इसमें क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ट्राई का मतलब ही 3 होता है। जैसे मोनो का मतलब 1 होता है, जैसे डाई का मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे 2 यूनिट आया। अब ट्राई का मतलब क्या है? 3, तो यहाँ पे कितने यूनिट आएंगे? 3 यूनिट। ध्यान से सुनना, डाई के अंदर में 2 नंबर है, तो कितने यूनिट मिले मोनोसैकेराइड के? 2। ट्राई के अंदर में कितना नंबर है? 3, तो ट्राइसैकेराइड में आपको कितने यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेंगे? 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। समझे या नहीं समझे? चलिए भाई लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन को। द ओलिगोसैकेराइड, द ओलिगोसैकेराइड, कोई बता सकता है मैंने यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड क्यों लिखा? क्योंकि ये भी तो ओलिगोसैकेराइड का ही टाइप है ना। विच ऑन हाइड्रोलिसिस,
The oligosaccharide which on hydrolysis gives 3 unit of monosaccharide are called as trisaccharides. आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि यहाँ पे 3 यूनिट क्यों आया, क्योंकि इसके नाम में ही है ट्राइसैकेराइड, और ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है। समझे या नहीं समझे? अब जरा इधर आ जाओ भाई, इसका नाम ही है टेट्रा। जैसे डाई का मतलब 2 होता है, जैसे ट्राई का मतलब 3 होता है, वैसे टेट्रा का मतलब क्या होगा भाई? 4 ही होगा ना यार, जल्दी से बता दो। टेट्रा का मतलब कितना होगा? 4 ही तो होगा। टेट्रो का मतलब होता है आपका 4। जरा इधर सुनो, डाइसैकेराइड में 2 था, तो यहाँ पे यूनिट भी कितने मिले मोनोसैकेराइड के? 2। ट्राइसैकेराइड में 3 नंबर आ रहा था ट्राई का मतलब, तो यहाँ पे यूनिट भी कितने मिले? 3। तो इन द सेम फैशन अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो यहाँ पे आपको कितने मोनोसैकेराइड के यूनिट मिलेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस? 4। तो देखो मैं क्या लिखती हूँ, द ओलिगोसैकेराइड, देखो मैंने ओलिगोसैकेराइड क्यों लिखा, क्योंकि ये भी ओलिगोसैकेराइड का ही टाइप है। द ओलिगोसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस gives 4 units of monosaccharides are called as tetrasaccharides. ठीक है भाई, इसके अंदर में क्या आ रहा है? 4 यूनिट। ठीक है, आई होप सभी को ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गए। चलिए, अब काम हो गया क्या? नहीं भाई नहीं, असली पिक्चर तो बाकी है। मैंने तो आपके इनके एग्जाम्पल ही नहीं बताए। चलिए देखते हैं कि ड्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, और आपके टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है। चलिए भाई, सभी लोग इधर आ जाएंगे। सबसे पहला जो आपका डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है ना भाई, वो है आपका सुक्रोज। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका लैक्टोज और माल्टोज। ऐसे आपके टोटल 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपके 3 एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई भी पूछता है कि डाइसैकेराइड का मुझे एग्जाम्पल बता दे भाई तू, तो याद रखना कि 3 एग्जाम्पल्स है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या मैं इतना थोड़ी याद रखूंगा, मैं तो बस सुक्रोज ही याद रखूंगा। याद रखो फिर सुक्रोज। अगर पेपर में आपको पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू डाइसैकेराइड, तब क्या करेंगे? और सुक्रोज ऑप्शन में नहीं रहा तो रट्टा मारना पड़ेगा भाई। हाँ, कंसेप्ट प्लस रट्टा, समझे या नहीं समझे? तो आपको रट्टा तो मानना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा रट्टा ही मान लेंगे, वैसा नहीं चलता है। थोड़ा सा रट्टा भी मानना पड़ता है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझना पड़ता है, तभी जाके आपको वो चीज समझती है। ठीक है, तो याद रखना है भाई कि डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल 3 है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है मान लेते हैं कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज मेरे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है, इसका प्रूफ दो हमको कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ही डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है। प्रूफ दो, प्रूफ। चलिए भाई देखते हैं कि उसका प्रूफ क्या है। जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। आप जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हो ना भाई, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाने पर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है भाई, समझे या नहीं समझे? माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको मिलता क्या है? जरा ध्यान से देखना। आपको मिलता है भाई, एक सेकेंड, आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाने पर आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब जरा इधर ध्यान से देखना, ध्यान से। जब आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको क्या क्या मिला? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कितने यूनिट मिले? 2 यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आपने माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ पानी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको फिर से 2 चीजें मिली। कौन सी कौन सी? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 चीजें मिली। आगे बढ़ते, अगर आप लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो यहाँ पे भी आपको 2 ही चीजें मिली, ग्लूकोज
एंड गैलेक्टोज, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि डाइसैकेराइड मतलब वैसे कंपाउंड होते हैं जिनका जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको टोटल 2 यूनिट मिलते हैं मोनोसैकेराइड के, 1 2 1 2 1 2। इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल किसके हुए, डाइसैकेराइड के। अब जरा इधर याद रखो, कैसे याद रखेंगे। देखो सुक्रोज के अंदर में आप कैसे याद रखोगे, जीएफ याद रखो। जीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई जीएफ का फुल फॉर्म हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं गर्लफ्रेंड, राइट। तो वैसे याद रखो, सुक्रोज का मतलब क्या होता है, जीएफ होता है। जीएफ का मतलब क्या होता है, गर्लफ्रेंड मत बोलना, ये तो याद रखने का ट्रिक है। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ठीक है। उसके बाद में माल्टोज को याद रखने का तरीका है जी स्क्वायर। माल्टोज को आप लोग जी स्क्वायर से भी याद रख सकते हो। जी स्क्वायर नाम सुना होगा भाई सबने, तो ये जी स्क्वायर ही है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जी स्क्वायर कर दो, ठीक है। और लैक्टोज के स्पेलिंग में ही ओज आता है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो ऐसे आप लोग उसको थोड़ा सा याद रखो। समझ में आया या नहीं आया भाई, समझे या नहीं समझे, जल्दी से मुझे बता दो। सुक्रोज के अंदर में कैसे याद रखेंगे, अगर किसी ने पूछा सुक्रोज क्या है तो क्या बोलेंगे, जीएफ, गर्लफ्रेंड मत बोलना, जीएफ। और जीएफ का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अगर किसी ने आपको पूछा माल्टोज का मतलब क्या होता है तो क्या कैसे बताएंगे, जी स्क्वायर। जी स्क्वायर मतलब क्या, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और अगर किसी ने पूछा कि लैक्टोज का मतलब क्या है तो आप क्या बोलेंगे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यहाँ पे गैलेक्टोज क्यों आया, अरे भाई जरा इधर देखो, लैक्टोज के स्पेलिंग में भी LACTOSE आ रहा है और गैलेक्टोज के स्पेलिंग में भी तो लैक्टोज आ रहा है ना। तो याद रखने का, सुक्रोज में जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। माल्टोज में जी स्क्वायर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज में क्या आएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज में क्या आएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। समझे या नहीं समझे। चलो अब आते हैं भाई हम लोग आपके ट्राइसैकेराइड में। तो जो आपका ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है ना, ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है भाई आपका रेफिनोज। रेफिनोज होता है आपका ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो देखो आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है ग्लूकोज, यहाँ पे आपको मिलता है फ्रुक्टोज, और यहाँ पे आपको उसी के साथ साथ और क्या मिलता है पता है भाई, यहाँ पे आपको और मिलता है गैलेक्टोज। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब आप रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको 3 चीजें मिल रही है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ये 3 चीजें आपको मिलती है जब आप रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। कितनी चीजें मिल रही है, 3, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। कितने यूनिट मिल रहे हैं जब आपने रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करवाया, 3 यूनिट। इसलिए आपका रेफिनोज क्या है, जल्दी से बता दो, ट्राइसैकेराइड। इसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर 3 चीजें मिली, इसलिए ट्राइसैकेराइड, ठीक है। जरा इधर आ जाओ टेट्रासैकेराइड के अंदर में। टेट्रासैकेराइड का आपका एग्जाम्पल है भाई स्टैचियोज। क्या एग्जाम्पल है, स्टैचियोज अलग है ना, स्टैचियोज। देखो स्टैचियोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज। ये 4 चीजें आपको मिल रही है जब आप स्टैचियोज का हाइड्रोलिसिस करवाते हो। क्या क्या मिल रहा है भाई, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। जब आपने स्टैचियोज का हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको टोटल 4 चीजें मिल रही है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। 4 चीजें, 4 यूनिट। इसलिए आपका जो स्टैचियोज है वो कौन सा ओलिगोसैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड। क्योंकि कितनी चीजें मिल रही है, 4। यहाँ पे 2 मिली तो डाइसैकेराइड, यहाँ पे 3 चीजें मिली तो ट्राइसैकेराइड, यहाँ पे 4 यूनिट मिले, 4 चीजें मिली तो क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड, ठीक है भाई। ये हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। यहाँ से एक बोर्ड में पेपर 100% आएगा, एक क्वेश्चन मार्क कर लो वहां पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको छोड़ने की कोशिश भी मत करना, एक क्वेश्चन यहाँ से 101% आएगा। बुक में उसने प्रॉपरली डेफिनेशन को फ्रेम नहीं किया, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हो सके तो बुक से मत पढ़ो, ठीक है। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 299 पर।
देखो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे रिमेंबर, जो भी आपका पेज नंबर 299 है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, उसमें एग्जैक्टली ये चार्ट के नीचे में एक ब्लू कलर का स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर में लिखा हुआ है रिमेंबर। वो सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं उसमें का पहला पॉइंट क्या कहता है। अबाउट 20 डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आर फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। मतलब आपको यहाँ याद रखना है भाई कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर में अभी तक टोटल 20 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट पाए गए। मतलब आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपके 20 डिफरेंट मोनोसैकेराइड है आर फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, मतलब अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20 ही मोनोसैकेराइड को डिस्कवर किया गया है और मोनोसैकेराइड को अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। मतलब हमारे इस यूनिवर्स के अंदर में या हमारे इस अर्थ के अंदर में बोलो, सिर्फ और सिर्फ अभी तक 20 मोनोसैकेराइड ही डिस्कवर हुए हैं, ना तो 21, ना तो 22, ना तो 19, सिर्फ और सिर्फ 20 मोनोसैकेराइड ही डिस्कवर हुए हैं। याद रखना है इस चीज़ को, 20 वर्ड को याद रखना है। ऑप्शंस आते हैं 50, 100, 20, 10, याद रखना है 20 ही मोनोसैकेराइड डिस्कवर हुए हैं। अंडरलाइन करो उसको। सेकेंड पॉइंट जो है आपका रिमेंबर में, डाइसैकेराइड आर द मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड। अगर आपको पूछा जाता है कि ओलिगोसैकेराइड के तो टोटल 3 टाइप है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, तो याद रखना है कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर में वैसे तो टोटल उसके 3 टाइप है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली जो ओलिगोसैकेराइड पाया जाता है हमारे इस अर्थ के अंदर में, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जो सबसे कॉमन है वो क्या है, वो है डाइसैकेराइड। तो याद रखना है कि डाइसैकेराइड सबसे कॉमन आपके ओलिगोसैकेराइड का टाइप है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। स्टार्च इज कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, बहुत सारे फूड्स में देखो स्टार्च होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना स्टार्ची फूड खाना चाहिए। तो पॉलीगोसैकेराइड्स के अंदर में आपने यहाँ ये देखा कि स्टार्च बहुत सारे इंग्रेडिएंट होता है फूड ग्रेन्स का। सेलुलोज जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो जो भी आपके प्लांट के सेल होते हैं, जो भी आपके प्लांट के टिश्यूज होते हैं, उनमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। फिर आप लोगों ने यहाँ ये देखा, एनिमल स्टोर फूड इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जितने भी आपके एनिमल्स रहते हैं वो जो होता है हमारे बॉडी में या वो खुद के बॉडी में फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सारे के सारे एनिमल्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है कि टोटल अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20 मोनोसैकेराइड ही डिस्कवर किए गए हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमन ओलिगोसैकेराइड का टाइप क्या है, डाइसैकेराइड। सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यूज के अंदर में। एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका स्टार्च होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सारे के सारे फूड ग्रेन्स का। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भाई कि हम लोग किस तरीके से आपके मोनोसैकेराइड्स को नेम देंगे, मतलब नेमिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को कैसे नाम दिया जाता है, कैसे उनको हम लोग बुलाते हैं, कैसे नाम उनका रखा जाता है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो। चलिए भाई, अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, अभी हम लोग देख रहे हैं आपका नेमिंग। हम लोग नेमिंग देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कि आप लोग मोनोसैकेराइड्स को कैसे क्या नेम देख रहे हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कि कोई भी मोनोसैकेराइड को अगर आपको पुकारना है, लेट अस से उसका नेम लेना है, तो क्या आप उसको ऐसे बोलेंगे ए मोनोसैकेराइड इधर आ? तो मैंने मोनोसैकेराइड तो बहुत सारे लोग हैं भाई। सपोज अगर यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी है, बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी है, बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी है, ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं। अब किसी का नाम कुछ अलग है, इसका नाम लेट अस से अश्विनी है, ठीक है, इसका नाम लेट अस से अंकिता है, और इसका नाम लेट अस से रिंकू है। इसके ऐसे टोटल 3 नेम है, ये तीनों के तीनों गर्ल्स है। अगर मैं ऐसे बोलूँगी एक गर्ल इधर आ जाओ, मैं अगर ऐसे बोलती हूँ गर्ल्स इधर आओ, तो सारे के सारे गर्ल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी का नाम ही नहीं लिया ना। तो ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। आप सभी को ऐसे बोलते हो क्या, गर्ल इधर आ जा, ऐसे बोलते हो क्या? गर्ल्स तो भाई फिर बहुत सारी है। तो हम लोगों को हर किसी का एक स्पेसिफिक नाम है। अगर आप अंकिता बुलाते हो तो सिर्फ और सिर्फ अंकिता ही आएगी। अगर आप अश्विनी बुलाते हो तो सिर्फ और सिर्फ अश्विनी ही आएगी। अगर आप रिंकू बुलाते हो तो सिर्फ और सिर्फ रिंकू ही आएगी। अगर आप ऐसे बोलेंगे गर्ल आ जाओ, तो सभी को आप गर्ल थोड़ी बोल सकते हो। हर किसी का एक यूनिक आइडेंटिटी है, हर किसी का एक यूनिक नाम है भाई। गर्ल बोलने से नहीं चलेगा, है ना। इन द सेम फैशन क्या आप सारे कंपाउंड को ऐसे बोलेंगे क्या, मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे हर गर्ल की एक आइडेंटिटी है,
हर गर्ल का अलग अलग नाम है, अश्विनी, अंकिता, रिंकू। इन द सेम फैशन अलग अलग मोनोसैकेराइड्स के भी अलग अलग नेम्स है। आप सभी को मोनोसैकेराइड के नाम से नहीं बुला सकते, क्योंकि हर चीज़ का अपना आइडेंटिटी है, तो सारे कंपाउंड के अलग अलग नेम्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स को हम लोग नेम कैसे देंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ नेमिंग देने की मोनोसैकेराइड्स के लिए, तो जो भी आपका मोनोसैकेराइड्स होता है उनको हम लोग पता है कौन से नाम से बुलाते हैं? ग्लाइकोस। मोनोसैकेराइड्स को आप लोग ग्लाइकोस के नाम से बुलाते हो। याद रखना है भाई कि जो भी आपका जनरल नेम है मोनोसैकेराइड का, उसी का नाम क्या है? ग्लाइकोस। याद रखना है इस चीज को कि मोनोसैकेराइड्स का जनरल नेम ग्लाइकोस होता है। अब जरा इधर ध्यान से सुनना भाई, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनेंगे सभी लोग यहाँ पे। अगर आपका जो मोनोसैकेराइड है, अगर आपका जो ग्लाइकोस है वो अल्डेहाइड ग्रुप के साथ में आता है, अगर आपका जो ग्लाइकोस है वो अल्डेहाइड ग्रुप के साथ में आता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है ये अल्डेहाइड क्या है? अरे भाई ये देखो, अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ाया था अल्डेहाइड क्या होता है। नहीं याद है? टेंशन मत लो ना भाई, मैं हूं ना साथ में। CHO ग्रुप होता है। और सेकेंड केस में आपका जो ग्लाइकोस है वो अगर आता है कीटोन ग्रुप के साथ में, दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कीटोन ग्रुप क्या है? देखो भाई, कीटोन ग्रुप में CO आता है, तो अगर आपको CO दिखता है तो वो आपका क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप। अगर आपको CHO दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है? अल्डेहाइड ग्रुप। अगर आपका मोनोसैकेराइड मतलब ही अगर आपका ग्लाइकोस अल्डेहाइड ग्रुप के साथ में आता है तो आप लोग पता है उसको क्या बोलते हो? अल्डोज। क्या बोलते हो भाई? अल्डोज बोलते हो। ये अल्डोज कैसे बना? जरा इधर देखो, अल्डेहाइड में का ALD आया और इधर का ओज आया, तो ये आपका क्या बना? अल्डोज। अब जरा इधर आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जब ग्लाइकोस के अंदर में मतलब ही जब मोनोसैकेराइड के अंदर में आपका कीटोनिक ग्रुप आता है तो उसका नाम पता है क्या होता है? उसका नाम होता है भाई कीटोज। कीटो का KET आया और इसका ओज आया। समझे या नहीं समझे? तो मोनोसैकेराइड का जनरल नेम क्या होता है? ग्लाइकोज। और ग्लाइकोज को आप 2 वे में क्लासीफाई कर सकते हो। अगर आपका ग्लाइकोस अल्डेहाइड ग्रुप के साथ आता है तो आप उसको अल्डोज बोलेंगे। अगर आपका ग्लाइकोस कीटोनिक ग्रुप के साथ आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? कीटोज बोलेंगे। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग, एकदम ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करती हूँ ना अल्किल ग्रुप की, ध्यान से देखना। अगर आपके टोटल 3 अल्किल ग्रुप आते हैं, 3 अल्किल ग्रुप मतलब टोटल कार्बन अगर 3 है, ध्यान से थोड़ा सा रुको, मैं बताती हूँ। अगर आपके टोटल कार्बन जो है, टोटल कार्बन 3 है तो आप उसको ट्रायोज बोलते हो। क्या बोलेंगे? ट्रायोज। अगर टोटल कार्बन 4 आते हैं तो आप लोग उसको बोलेंगे टेट्रोज। अगर टोटल कार्बन 5 आते हैं तो आप उसको पेंटोज बोलेंगे, पेंटोज। अगर टोटल कार्बन 6 आते हैं तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? हेक्सोज। अगर टोटल कार्बन 7 आते हैं तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? हेप्टोज। तो आपको बस पहले मैंने इतना बताया कि मोनोसैकेराइड का जनरल नेम ग्लाइकोस है। अगर मोनोसैकेराइड के अंदर में अल्डेहाइड ग्रुप है तो आप उसको अल्डोज बोलते हो। यहाँ से अल्ड आया, यहाँ से ओस आया तो अल्डोज। अगर मोनोसैकेराइड के अंदर में कीटोनिक ग्रुप है तो आप उसको क्या बोलते हो? कीटोज। यहाँ से कीट आया, यहाँ से ओज आया तो कीटोज। फिर मैंने आपको बताया कि टोटल कार्बन अगर 3 है तो ट्रायोज, टोटल कार्बन अगर 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। अब जरा इधर ध्यान से देखना भाई, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है आपको। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ, हम लोग इनका नेम देंगे कि क्या इनका नेम होता है। चलिए भाई सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से मतलब एकदम ध्यान से।
अगर अल्डेहाइड ग्रुप ग्लाइकोज के साथ में आया तो अल्डोज, अगर कीटोनिक ग्रुप ग्लाइकोज के साथ में आया तो ग्लाइकोज के साथ में अगर कीटोनिक ग्रुप आया तो कीटोज, ठीक है, अल्डोज और कीटोज। अब कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो पहले देख लो, अल्डेहाइड का मतलब CHO ग्रुप होता है, कीटोन का मतलब CO ग्रुप होता है। आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कौन सा वाला ग्रुप दिख रहा है, CHO, और CHO का मतलब क्या होता है, अल्डेहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे नेम क्या आएगा, अल्ड आएगा, ठीक है, अल्डो आएगा, अल्डो। समझे या नहीं समझे, पहले सुनो इस चीज को, पहले सुनो, थोड़ा सा सुनो तो सही भाई। यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप है, CHO, और CHO ग्रुप का मतलब क्या होता है, अल्डेहाइड होता है। और अल्डेहाइड के केस में आप लोग नाम क्या देते हो, अल्डो। क्या नाम देंगे, अल्डो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अल्डो। क्लियर हो गया इतना, ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अभी मैंने पूरा नेम नहीं दिया है, घाई मत करो, थोड़ा सा वेट तो करो भाई, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। अब जरा इधर आ जाओ, यहाँ पे आपको कौन सा वाला ग्रुप दिख रहा है, CHO ग्रुप दिख रहा है। CHO ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, अल्डेहाइड होता है ना। और उसमें जो भी आपका नाम रहेगा वो क्या रहेगा, अल्डो। तो यहाँ पे भी नाम क्या आएगा, अल्डो आएगा। समझे या नहीं समझे। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे भी आपको CHO ग्रुप दिख रहा है। CHO का मतलब भी क्या होता है, अल्डेहाइड, तो नाम में क्या आएगा, अल्डो। इधर भी देखो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप मतलब अल्डेहाइड, तो नाम में भी क्या आएगा, अल्डो। इधर आओ सारे के सारे, ध्यान से देखो, ध्यान से। यहाँ पे आपको CO ग्रुप दिख रहा है भाई, CO। अगर आपको CO ग्रुप दिखता है तो CO ग्रुप का मतलब क्या है, कीटोनिक ग्रुप, तो नाम में क्या आएगा, कीटो। क्या आएगा भाई, कीटो नाम में आएगा, कीटो। समझे या नहीं समझे, पहले इतना तो समझो भाई। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहले देख लो, CHO ग्रुप है मतलब अल्डेहाइड है तो अल्डो, CO ग्रुप है मतलब कीटोन है तो कीटो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इधर देखो, सिर्फ इधर देखो, टोटल कार्बन कितने काउंट करो, 1 2 3। अगर टोटल कार्बन 3 आते तो नाम में क्या आता है, ट्रायोज, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अल्डो ट्रायोज। समझा भाई सभी को, क्यों यहाँ पे ट्रायोज आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन 3 थे। अगर टोटल कार्बन 3 आते हैं तो ट्रायोज। आप जरा इधर आ जाओ, यहाँ पे टोटल कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन आपके 5 है। अगर टोटल कार्बन 5 आते तो नाम क्या रहेगा, पेंटोज, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्डो पेंटोज, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आओ भाई, सभी के सभी, सारे के सारे ध्यान से यहाँ पे आ जाओ, बस यहाँ पे आ जाओ ना भाई। इधर देखो, यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। अगर टोटल कार्बन 7 आते तो नाम क्या रहेगा, हेप्टोज, तो इसका नाम क्या रहेगा, कीटो हेप्टोज। आई होप सभी को ये चीज समझ में आई है। तो पहले आप लोग फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लो कि CHO है या CO है, मतलब अल्डेहाइड है या कीटोन है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको अल्डो लिखना है या कीटो लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, टोटल कार्बन को काउंट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, एक सबसे लास्ट पॉइंट को मैं कवर करा रही हूँ। यहाँ से आपको 100% एक MCQ क्वेश्चन आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने वो छोड़ दिया। अरे भाई, मैं कुछ भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं एक एक चीज़ उठा उठा के सब बताऊंगी आपको। यहाँ से आपको MCQ टाइप के बहुत बार क्वेश्चन आए, इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। ध्यान से सुन लो इस चीज़ को। सबसे पहले अपना रूल तो सेम ही है भाई। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना, इसका नाम ग्लूकोज है। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, वो पेपर में क्वेश्चन आता है। ये जो है ना, इसका नाम कीटोन है, सॉरी इसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज, सॉरी फ्रुक्टोज। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर नाम बता दिए तो काय को IUPAC के चक्कर में पड़ रहे। अरे भाई, ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो ये है। पेपर में ये नहीं पूछता कि ये ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, पेपर में वो ये पूछता है कि इसी ग्लूकोज का एक और नाम क्या है। पेपर में वो ये पूछता है कि इसी फ्रुक्टोज का एक और नाम क्या है, बताओ। तब क्या करेंगे, इधर देखो सभी लोग, इधर देखो, बस इधर। यहाँ पे आपको CHO ग्रुप दिख रहा है। कौन सा ग्रुप दिख रहा है, CHO। अगर कभी भी CHO ग्रुप आता है तो उसी का मतलब क्या है, अल्डेहाइड। अल्डेहाइड के अंदर में क्या आता है, अल्डो आता है, अल्डो। समझे या नहीं समझे भाई, समझे या नहीं समझे, ठीक है। CHO ग्रुप है, CHO मतलब अल्डेहाइड। अल्डेहाइड के अंदर में क्या आता है, अल्डो आता है। इधर आओ, इधर आओ सारे के सारे जल्दी से। यहाँ पे आपको CO ग्रुप दिख रहा है। CO का मतलब ही क्या होता है, CO का मतलब ही कीटोन होता है, कीटोन। तो कीटोन के अंदर में क्या आता है, कीटो आता है, कीटो। समझे या नहीं समझे। CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, कीटो आएगा। अब जरा इधर सुनो,
देखो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। अगर टोटल कार्बन 6 आते हैं तो नाम क्या लिखेंगे, हेक्सोस। क्या लिखेंगे भाई, हेक्सोस। इधर आओ जरा, टोटल कार्बन गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6। अगर टोटल कार्बन 6 आते तो क्या लिखेंगे, हेक्सोस। तो आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि ग्लूकोज का एक और नाम जो है ना वो है आपका अल्डोहेक्सोस, और फ्रुक्टोज का जो एक और नाम है ना वो है भाई आपका कीटोहेक्सोस। बहुत बार पेपर में, एमसीक्यू में, बोर्ड में पूछा गया है, 1-1 मार्क के लिए बहुत बार आया है ऐसे क्वेश्चन कि ग्लूकोज का एक और नाम क्या है। पहला ऑप्शन रहेगा कीटोहेक्सोस, सेकंड ऑप्शन रहेगा कुछ और। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का एक और नाम अल्डोहेक्सोस होता है। कैसे बताए ना, CHO मतलब अल्डो, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सोस। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, फ्रुक्टोज का भी बहुत बार बोर्ड के पेपर में आए हैं एमसीक्यू में कि फ्रुक्टोज का एक और नाम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोस। कैसे, CO ग्रुप है मतलब कीटोन है, मतलब कीटो है, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सोस है। सारी चीजें मैंने एकदम बढ़िया तरीके से बता दी है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। Okay then, let's stop here guys. In the next lecture we'll be doing all the reactions related to glucose, fructose, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है ग्लूकोज फ्रुक्टोज की। वी विल बी डूइंग ऑल दैट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। सभी लोग वीडियो को देखो, प्लीज शेयर करो, और इसी के साथ साथ भाई कमेंट और लाइक करना मत भूलो भाई। कमेंट और लाइक तो बनना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।